हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि आदि शंकराचार्य ने भारतीय पहचान स्थापित की और सनातन धर्म ध्वज चारों दिशाओं में बुलंद किया। शाह ने यह बात आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली गुजराती में प्रकाशित लॉन्च करने के बाद की सभा में कही। उन्होंने कहा कि अब 15 खंडों में प्रकाशित ग्रंथावली गुजरात के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और उनके जीवन और कार्य पर गहरा प्रभाव डालेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाराणसी के मणिका घाट के पुनः विकास को लेकर नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सौंदर्यीकरण के नाम पर सदियों पुरानी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐतिहासिक मूर्तियों को नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र मंत्री भाजपा नेता आशीष शेलार ने बीएमसी चुनाव के बीच दावा किया कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा चुनाव प्रचार के दौरान मराठी पहचान को मुद्दा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को स्टार्टअप इंडिया पहल के 1 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। नवाचार, उद्यमिता को बढ़ावा देने और निवेश संचालित विकास को सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य भारत को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी सृजन करने वाला राष्ट्र बनाना था। राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वें सम्मेलन भारत में 14 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रेसिडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय संसदीय लोकतंत्र की प्रभावी डिलीवरी है। सोमनाथ की पवित्र भूमि पर स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने का कुछ दिन पहले ही मुझे सुअवसर मिला। इस पर्व को हम वर्ष 1026 में सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर मना रहे हैं। इस क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग सोमनाथ पहुँचे। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतवर्ष के लोग जहां अपने इतिहास और संस्कृति से गहराई से जुड़े हैं, वही कभी हार न मानने वाला साहस भी उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता है। यही भावना उन्हें एक साथ जोड़ती भी है। काशी तमिल संगम में इस बार जिस चीज़ ने मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता दी वो हमारे युवा साथियों का उत्साह है। इससे अपनी जड़ों से और अधिक जुड़े रहने के उनके पैशन का पता चलता है। उनके लिए एक ऐसा अद्भुत मंच है जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। संगमम के अलावा काशी की यात्रा भी यादगार बने, इसके लिए भारतीय रेल ने लोगों को तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए विशेष ट्रेन चलाई। मकर संक्रांति का पर्व अयोध्या में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रामलला को पतंग अर्पित की गई। आज भारी संख्या में भक्तों के मंदिर में आने की संभावना है। राज्यों की अलग अलग सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकार, ये सभी अपने अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को चला रहे हैं। इसमें कई अलग अलग तरह की योजनाएं शामिल हैं, जिनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे भारत सरकार चलाती है। दरअसल केंद्र की इस योजना के जरिए उन किसानों की आर्थिक मदद की जाती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और छोटे किसान हैं। इस योजना के जरिए साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। वही इस बार फरवरी में सरकार बजट पेश करेगी। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या बजट आने से पहले सरकार 22वीं किस्त जारी कर सकती है या बजट के बाद। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने वेनेजुएला की स्थिति और लैटिन अमेरिका में बढ़ते तनाव पर चर्चा की।
क्रेमलिन के अनुसार दोनों देशों में वेनेजुएला के संप्रभुता राष्ट्रीय हितों के समर्थन पर सहमति जताई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे मंचों पर मिलकर तनाव कम करने की प्रयास जारी रखने का फैसला किया गया। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने ताकतवर युद्धपोत यूएस अब्राहम लिंकन को दक्षिण चीन सागर से पश्चिम एशिया की तरफ रवाना किया है। वहीं ईरान ने भी अपना एयरबेस बंद कर दिया है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सर्वोच्च नेता खामनेई की हुकूमत ने दमनकारी नीति अपनाई है। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट IHR NGO के हवाले से AFP ने बताया कि ईरान में प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई के दौरान कम से कम 3,428 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। IHR ने कहा कि मृतकों की संख्या में यह उछाल ईरानी स्वास्थ्य शिक्षा मंत्रालयों से मिली नई जानकारी के सामने आने के बाद हुआ है। AFP IHR के हवाले से बताया गया कि लगभग 3,379 मौतें 8 से 12 जनवरी तक चले विरोध प्रदर्शनों में चरण के दौरान हुई। भारत ने आतंकवाद पर कनाडा को आईना दिखाया है। इसी के साथ कनाडा में भारतीय राजदूत ने निज्जर की हत्या मामले में भारत सरकार के शामिल होने के पुराने आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह मामला 4 लोगों के खिलाफ है, न कि भारत सरकार के खिलाफ। ताइवान और चीन के बीच जारी तनाव के बीच एक बार फिर चीनी सेना की गतिविधियों में इजाफा देखा गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने अपने क्षेत्र के आसपास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 9 लड़ाकू विमानों और 11 चीनी नौसैनिकों जहाज़ों की मौजूदगी दर्ज की है। ईरान में पिछले 15 दिनों से जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के चलते स्थिति बेहद ही भयावह हो गई है। भारत सरकार ईरान में फंसे नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने नागरिकों को वापस लाने के लिए शुक्रवार से अभियान शुरू कर सकती है। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय ईरान में मौजूद अस्थिर स्थिति को बारीकी से निगरानी कर रहा है और उन भारतीय नागरिकों की घर वापसी की सुविधा प्रदान करने के लिए व्यापक तैयारियां कर रहा है जो भारत लौटने की इच्छुक हैं। बांग्लादेश क्रिकेटर में चल रही उठापटक के बीच बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड BCB ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को BCB के वित्तीय समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। नजमुल को लेकर बांग्लादेश के खिलाड़ियों में काफ़ी रोष था। क्रिकेटर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश CWAB ने नजमुल के इस्तीफे तक देश में क्रिकेटर को बहिष्कार करने की मांग कर दी थी। विवाद बढ़ता देख BCB ने नजमुल को हटा दिया है। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक छोटा बच्चा CM योगी के कान में चिप्स मांगता है। चिप्स सुनते